आज के प्रशिक्षण सत्र में हम बात करेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। जुवेनाइल का अर्थ है किशोर, और किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती पूरी तरह से, अपरिपक्व होते हैं। जैसा कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 82 आईपीसी और 83 आईपीसी में दिया गया है। 82 में बताया गया है कि कोई भी एक्ट जो 7 वर्ष के बच्चे से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया हो तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यह सामान्य अपवाद हो जाता है, जनरल एक्सेप्शंस में आता है, जो चैप्टर 4 आईपीसी में दिए गए हैं। इसी प्रकार से 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें भी वो जानते नहीं हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो उनका नेचर ऑफ एक्ट है, जो उनका कंडक्ट है वो किस प्रकार का है। अगर उसकी वो गंभीरता को नहीं समझते हैं और कोई एक्ट कर देते हैं तब वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये सामान्य अपवाद हैं जो जनरल एक्सेप्शन से कवर होते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 7 से कम आयु का जो बच्चा है उसके द्वारा कोई बात की गई है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ रही है। लेकिन 7 से 12 वर्ष के जो बीच में जो बच्चे हैं, अगर लगता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है, उसे पता है कि ये एक्ट कहाँ तक गंभीर हो सकता है, तब वह अपराध की श्रेणी में भी आ जाता है। ऐसे कुछ ही मामले हैं। लेकिन 12 वर्ष से लेकर और फिर 18 वर्ष तक ये एक ऐसी आयु है कि जिसमें हो सकता है बच्चे कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं या जो भी एक्ट करते हैं उसके लिए वो अपराध का सृजन हो सकता है। लेकिन ये सभी बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं हम इनको किशोर मानते हैं, जुवेनाइल मानते हैं। और इस आयु में जो भी काम किया गया है वो हो सकता है कि उसकी पूर्ण विकसित बुद्धि नहीं है, अभी अपरिपक्व है। उसके रहने की जो परिस्थिति है वो ऐसी हो सकती है कि उसको अपराध के लिए बाध्य कर देती है, या इस प्रकार का वातावरण उसके आसपास है कि जिससे वो अपराध की ओर अभिमुख हो जाता है। लेकिन हम उसके साथ उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जैसा कि हम अन्य अपराधियों के साथ करते हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है वो समझते हैं कि इस कार्य को करने से किस प्रकार का अपराध वो करने जा रहे हैं। इन दो बातों में, एक वयस्क व्यक्ति में और किशोर में, उसके दोनों के एक्ट में हमें अंतर महसूस करना होगा। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे आप देखिए कि अगर कोई माटी का कच्चा घड़ा एक कुम्भकार बना रहा है, अब उसमें वो थोड़ा बहुत विकृत हो जाता है या उसकी शेप चेंज होने लगती है, या किसी कारणवश जो बनाने वाला है उसको सही प्रकार से नहीं बना पा रहा है, तो उसमें गुंजाइश होती है कि हम उसको सही तरीके से उसको थपकी लगाकर या उसको ऑल्टर करके उसको सही घड़े के रूप में परिवर्तित कर दें। लेकिन एक घड़ा जब पक्का हो गया है, इन दो बातों में जो एनालॉजी मैं दे रहा हूँ, कच्चा घड़ा ठीक इस प्रकार से है जैसे हमारे किशोर बच्चे हैं। उनको सुधार की गुंजाइश रहती है, उनको सही वातावरण मिलेगा, उनको सही सिखलाई दी जाएगी, तब वे एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। लेकिन अगर वयस्क होने के बाद कोई इस तरह का कार्य करेगा तब वह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अब दोनों को ही हम एक तराजू में नहीं तोल सकते। अगर छोटे बच्चे के द्वारा जो जुवेनाइल है उसके द्वारा कोई कृत्य कर दिया गया है तब उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उसके लिए कौन सा इस प्रकार का कानून है जो उनके संरक्षण की बात करेगा, उनके बारे में क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार की उसमें न्यायालय बनाए जाएंगे या पुलिस की यूनिट किस प्रकार से कार्य करेगी, ये समस्त बातें जानने के लिए आज हम द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इसका अध्ययन करेंगे। अभी इसका हाल ही में इसका अमेंडमेंट हुआ है वर्ष 2021 में, जो अगस्त से लागू हुआ। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक इसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गज़ेट है उससे नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसको जो लेजिस्लेटिव शाखा है उनके द्वारा जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग है उसके द्वारा अभी तक इसको अंगीकृत नहीं किया गया है।
तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 221 से पहले के 2021 से पहले के जो हमारे जितने भी इसमें प्रोविजंस हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमारे जो चैप्टर्स हैं कुल मिलाकर वो 10 हैं। ये 10 अध्याय में विभाजित है जिसमें 112 धाराएं हैं। तो आज हम इन सभी जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस एजेंसी की क्या जिम्मेदारी है। मेरा पूरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारे जो पुलिस संबंधी कार्य हैं, जिसमें हमारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कैसे कार्य करती है। ये किशोरों के लिए बनाई गई है जो जनपद स्तर पर है। फिर हम देखेंगे कि हमारे किस प्रकार से जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हैं, जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है, वे थाने में कहाँ पर बैठते हैं, किस प्रकार से वो इन अपराधों को दर्ज करते हैं और इसमें क्या प्रक्रिया होती है, कैसे वो फिर CWC जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके समक्ष ले जाते हैं, क्या कंपोजिशन होता है CWC का, द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या कंपोजिशन है, किस प्रकार प्रिंसिपल जज और उनके साथ में जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति होती है। तो आज इन सभी विषयों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कृपया ये पैरावार मैं जब आपको बताऊंगा तो आपके बीच में कोई भी क्वेरी हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे कि उसको फर्दर और क्लियर किया जा सके। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, ये अधिनियम संख्या 2 है 2016 का, और इसको जब लागू किया गया उससे पहले एक हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वर्ष 2000 का था जिसको रिपील कर दिया गया। हालांकि 1986 में सबसे पहली बार JJ एक्ट आया था और उसके बाद से लगातार अमेंडमेंट होते रहे। 2000 में जो अभी तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चल रहा था उसके काफ़ी सारे प्रावधानों को पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया, तो इसलिए वो पूरे ही एक्ट को रिपील कर दिया गया और इसमें द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वर्ष 2015 इसको लागू किया गया। तो इसमें जितनी भी जो डेफिनीशंस आई हैं, क्या अंतर है जो रेगुलर कोड्स हैं और यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था ऐसे बच्चों से डील करने के लिए बनाई गई है, जिसमें 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें हमारे हैं CCL, द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो विधि विरुद्ध कोई कार्य करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा, इस तरह के बच्चे हो सकते हैं जिनको अभी केयर की आवश्यकता, द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो इस तरह के जो बच्चे होंगे उन्हें हम CNCP, और जो जिनको ज़रूरत है हमारे संरक्षण की आवश्यकताएं हैं उनकी कुछ मूलभूत, उनकी पूर्ति की जानी है। दूसरा, ऐसे हैं जो विधि विरुद्ध कार्य कर देते हैं, जो CCL की श्रेणी में आएंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य टर्मिनोलॉजी हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं इस एक्ट के प्रावधानों को बताना शुरू करूं, आपको कुछ टर्म्स ऐसी पता चलनी चाहिए कि उनकी हिंदी में क्या बोलते हैं, उनको इंग्लिश में क्या है और किस प्रकार से उनके लिए शॉर्ट टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो पुलिस से संबंधित जो टर्म है वो है SJPU, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। इसको हम विशेष किशोर पुलिस इकाई कहते हैं, जो कि हमारे जनपद स्तर पर बनाई जाती है। दूसरी टर्म जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है CWPO। इसमें आएगा हमारा चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, जिसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बोलते हैं, और ये हमारे सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं और इनकी सहायतार्थ अन्य पुलिसकर्मी भी लगाए जाते हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट टर्म जो इसमें आएगी वो आएगी CNCP, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो देख रेख पे संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक हैं। CNCP हम प्रयोग करेंगे, उसका सीधा संबंध होता है CWC से, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति, जो जिला स्तर पर कार्य करती है। और ये कई भी समितियां बनाई जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटम ऑफ वर्क। इस प्रकार से जो ये टर्म्स हैं ये लगातार मैं अपने ये एक्ट के जो बात करेंगे उसमें लगातार डिस्कशन में आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको गंभीरतापूर्वक इनको सुनिए। सबसे पहला था SJPU,
दूसरा था CWPO, तीसरा फिर आया CNCP, उसके बाद आता CCL, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो एक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो दिए गए हैं CCL के बारे में। इसमें आ जाता है कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं। और बालक का अर्थ इसमें दोनों ही हैं, बालक भी है, बालिकाएं भी हैं। जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको हम जुवेनाइल की श्रेणी में मानकर चलते हैं। अलग अलग देशों में यह लिमिट अलग अलग है, लेकिन अधिकांश जगह ये आयु 18 वर्ष की है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IPC में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का किया हुआ कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन उससे आयु के जो ज़्यादा वाले बच्चे हैं उनको हम देखते हैं कि उनकी मैच्योरिटी कितनी है, वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कितना समझते हैं, उस हिसाब से उनके वर्गीकरण किए गए हैं। फिर हमने अपराधों का भी वर्गीकरण किया, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से 3 उसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जिसमें पैटी ऑफेंसेस हैं, सीरियस ऑफेंसेस हैं और उसके बाद फिर हीनस ऑफेंसेस हैं। उनका क्या आधार है, इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। जहाँ जहाँ CRPC के प्रोविजंस लागू हैं वहाँ हमने लिखा CRPC 1973, तो ये है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और इसमें ये 1973 का एक्ट है जो 74 से लागू हुआ, और इसके बहुत सारे प्रावधान जो प्रोसीजरल लॉ है उसको हम इसमें भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद आएगा IPC 1860, इंडियन पिनल कोड, वर्ष 1860, जिसमें बहुत सारे दंडात्मक जो प्रावधान है वो दिए गए हैं और इसमें सजाओं का भी विवरण दिया गया है। लेकिन ये जनरल लॉ है, इसमें सामान्य व्यक्तियों के लिए जो अपराध किस प्रकार से होंगे, क्या उनकी डेफिनेशन होगी, उसमें क्या सजाएं दी गई हैं, तो ये IPC में दिया गया है। उसके बाद आ जाएगा हमारा DCPU, ये डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट है और इसको हिंदी में कहेंगे हम जिला बाल संरक्षण इकाई। ये प्रत्येक ज़िले में बनाई गई है, इसका प्रावधान भी हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से लिया गया है। फिर एक अधिकारी होते हैं DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जिला प्रोबेशन अधिकारी। कुछ बच्चों को रिहैबिलिटेशन के लिए उनको छोड़ दिया जाता है जिला प्रोबेशन अधिकारी के लिए कि वो उसकी व्यवस्था करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ज़िले में जो डील करते हैं इस प्रकार के केसेस से। इसके बाद आ जाएगा हमारा NCPCR, ये कमीशन है। कमीशन का प्रावधान आपने देखा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी है और स्टेट के लेवल पर भी है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। इसी प्रकार स्टेट कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसको हम SCPCR बोलते हैं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी इसमें वह है CWC, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इसमें जो पावर्स दी गई हैं वो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट जो क्लास 1 है उनकी पावर्स इनके अध्यक्ष को दी गई हैं। साथ ही इसमें मेंबर्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उनकी क्या उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं और किस प्रकार से उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसको हम बोलेंगे बाल कल्याण समिति। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसे JJ भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे कहेंगे किशोर न्याय बोर्ड। JJ एक्ट 2015 जो शॉर्ट में हम कहेंगे, जिस एक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, और ये है किशोर न्याय अधिनियम 2015। इसमें कई सारे मामले ऐसे जिसमें सेक्सुअल इंटेंट से कुछ अपराध किए जाते हैं तो पोक्सो की श्रेणी में आते हैं। तो इसके लिए जो एक्ट के कुछ प्रावधान हैं, जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो उसमें पोक्सो के बारे में भी बताएंगे, जिसमें पोक्सो एक्ट है 2012 का, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसके बारे में भी हम रिलेट करते हुए कुछ चर्चा करेंगे। साथ ही पुलिस के थाने में किस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उससे मिलती जुलती कार्रवाई हमारे जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है वो अपने रिकॉर्ड्स में करते हैं। उसके लिए क्या चीज़ें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, जैसे GD एंट्री, जनरल डायरी एंट्री,
ये एक ऐसे सामान्य दैनिकी है जिसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका ब्यौरा रखा जाता है। ये प्रत्येक थाने पर चलती है और इसमें कुछ अपराध ऐसे हैं जैसे पेटी ऑफेंसेस हैं, उनके लिए हम FIR रजिस्टर नहीं करते, ना ही NCR रजिस्टर करते। जो बच्चों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं, जो जुवेनाइल्स हैं उनके द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं, उसके मामले में मैंने बताया 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ मामलों में हमारे पास प्रावधान है कि हम GD एंट्री करते हैं केवल, तो ये कहते हैं जनरल डायरी एंट्री। नेक्स्ट इसी प्रकार का आएगा AJK, ये आशा ज्योति केंद्र हैं, ये बने हुए हैं जनपदों में और कई बार इनको जो NGOs हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा ये रन किए जाते हैं। सिविल सोसाइटी के द्वारा इस प्रकार के संस्थान चलाए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जो स्पेशल होम्स हैं, चिल्ड्रन होम हैं, सेफ्टी प्लेसेस हैं, इनमें सभी का सहयोग लेकर ये संस्थाएं चलाई जाती हैं। इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि ऑब्जर्वेशन होम क्या है, स्पेशल होम क्या है, प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या है। तो ये सब बातें हम एक्ट के दौरान इस चर्चा में आएंगी। इसमें 2 बातें और महत्वपूर्ण है जिसे हम कहते हैं SBR, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट। और इसका सीधा संबंध हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, जो SJPU की यूनिट है, जितनी भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट। इसमें बच्चे के बारे में पूरा विवरण अंकित किया जाता है, उसके परिवार के बारे में, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उसका जो अभी तक स्कूल की जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसके आसपास कैसा वातावरण है, किन किन लोगों के वह संपर्क में रहता है, ये तमाम सूचनाएं उसमें दी जाती हैं। जिससे CWC के पास जब ये रिपोर्ट जाती है तो उनको कोई भी निर्णय लेने में या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष जब ये बातें जाती हैं तो उन बच्चों के संबंध में उनके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए क्या निर्णय लिया जाना है, उसमें इसकी महती भूमिका होती है। इसलिए हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, या जो AHTU के प्रभारी हैं या SJPU के प्रभारी हैं, कि किसी भी मामले को जब वो डील करते हैं तो उसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो है SBR बनाने में, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट। एक रिपोर्ट और बनती है जिसके बारे में हम कहते हैं सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो ये जो आगे की कार्रवाई है उसके बाद में अन्य एजेंसीज़ के द्वारा इसमें सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाती है। सपोर्ट पर्सन की हम बात करेंगे, जो सपोर्ट पर्सन CWC द्वारा दिए जाते हैं, और इसमें सपोर्ट पर्सन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे ही कोई केस जानकारी में आता है और CWC को सूचना मिलती है या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सूचना मिलती है, तो ये सपोर्ट पर्सन CWC की ओर से या जो भी पहले से एनरोल्ड हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, उनको नामित कर दिया जाता किसी भी केस को हैंडल करने के लिए। और वो पूरी मदद करते हैं उस बच्चे की जिसको आवश्यकता है, या तो केयर और प्रोटेक्शन की, या जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, विधि के विरुद्ध कोई कार्य किया है, ऐसे बच्चों की भी सहायता के लिए वे हर समय उपलब्ध रहते हैं और पूरे केस को वो डील करते हैं। तो ये सभी सोशल वर्कर्स हैं, स्पेशलाइज्ड इनका एक एक्सपीरियंस है। यहाँ हमारे जनपद प्रयागराज और पूरे जोन के जो अन्य जनपद हैं उनमें यूनिसेफ के द्वारा इसमें लगातार मदद की जा रही है, और दे आर वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद आवर SJPU, AHTU, CWC, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और अभी रिसेंटली एक इसके बारे में एक वर्कशॉप की गई थी जिसमें विस्तार से सभी अपने अधिकारियों को बताया गया था। तो मैं चाहूँगा कि उसका रिवीजन भी कर लें और जो बातें अभी आज के डिस्कशन में आएंगी उन पर भी अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में, ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में बताता है जो हमारी नॉर्मल पुलिसिंग से थोड़ा सा अलग है। जैसे जब कोई जुवेनाइल होगा, ऐसा कोई मामला आता है, तो किशोर शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। हम जो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने विधि विरुद्ध कोई कार्य कर दिया है, अगर कोई बड़ा आदमी उसको करता है तो हम उसको एक्यूज्ड बोलते हैं, अभियुक्त कहते हैं, अपराधी बोलते हैं, लेकिन इसमें ये टर्म्स इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। कोई भी कलंककारी शब्द ऐसा
प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे बच्चे के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़े, उसके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसलिए हम इस बच्चे को कहेंगे, अगर किसी ने विधि विरुद्ध कार्य कर दिया, उसको कहेंगे हम चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, CCL। इसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया लेकिन उनको केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उन्हें हम CNCP बोलते हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन। तो इस तरह के हम शब्दावली हम प्रयुक्त करेंगे। यदि कोई केस दर्ज करने की नौबत आती है, कोई कहीं ऑफेंस हुआ है और किशोर के द्वारा किया गया है, तब हम उसमें FIR या NCR शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो पेटी ऑफेंसेस हैं उनमें हम क्या करेंगे, मात्र GD एंट्री उसमें की जाती है, जो मैंने बताया अभी GD के बारे में, जर्नल डायरी एंट्री केवल की जाएगी। इसी प्रकार से अगर बच्चे का, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, उसने कोई गंभीर अपराध कर दिया है तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है, उसको अरेस्ट कहते हैं। लेकिन इन मामलों में हम उसको अरेस्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एप्रीहेंशन, उनको कहेंगे पकड़ना, एप्रीहेंड करना। इसलिए ये शब्दावली उसके लिए प्रयोग की जाएगी। यदि उसको हमें कहीं कन्फाइन करना है तो बच्चे को कन्फाइन करने के लिए उसमें लॉकअप जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ना हवालात में बंद किया जाएगा उसको। इसके लिए विशेष होम्स बनाए गए हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम्स हैं। इस तरह की शब्दावलियां इसमें प्रयोग में लाई जाएंगी। हम बेल शब्द का भी प्रयोग नहीं करेंगे। बेल का मतलब है, इसमें हम कहते हैं बेल, जमानत कराना, इसमें जमानत नहीं कराई जाएगी, इसमें सुपुर्दगी दी जाएगी, इसमें हैंडओवर किया जाएगा, सुपुर्दगी की जाएगी। तो ये वाली शब्दावली इस्तेमाल होगी जब हम उसको, बच्चे को छोड़ेंगे। दूसरा, यदि बच्चे के विरुद्ध जो कार्रवाई चलती है, बड़े आदमियों के खिलाफ जो CRPC के अंतर्गत कार्रवाई चलती है उसे हम विवेचना कहते हैं, प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई कहते हैं कोर्ट में। लेकिन यहाँ हम ये शब्दावली नहीं प्रयोग करेंगे, हम यहाँ करेंगे कि इंक्वायरी, जांच, और इसके दौरान अगर वह ये इस बात का दोषी पाया जाता है कि उसने कोई अपराध उसके द्वारा हुआ है और वो समझता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो उसको रोका जाएगा, जिन होम्स में रोका जाएगा, वहाँ पर कहेंगे जो कार्रवाई हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की कार्रवाई उसको बोला जाएगा। बड़े अपराधों में FIR दर्ज होने के बाद जो अन्य अपराधी हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर जब कोर्ट में चार्जशीट चली जाती है तो उसके बाद ट्रायल की कार्रवाई करते हैं। तो हम यहाँ ट्रायल नहीं बोलेंगे उसको, वो ट्रायल नहीं होगा, वो होगा इंक्वायरी प्रोसेस। दूसरा करने वाले कौन होंगे, वहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इस प्रकार के जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो आगे कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो टर्म यूज़ की गई है, JJB के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, तो उनको अलग एक उनके लिए शब्दावली प्रयोग की गई है। और ये अकेले नहीं होंगे, बोर्ड में अन्य सदस्यों को भी रखा जाता है जिनको जानकारी होती है बच्चों के मामलों की, उनके क्वालिफिकेशंस भी प्रेस्क्राइब की हुई हैं। और ये JJ एक्ट में ये पूरे प्रावधान बताए गए हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के विभिन्न सेक्शंस की बात करेंगे। जो सेक्शन 1 है, जैसा अमूमन होता है उसमें एक्ट का नाम बताया जाता है, शॉर्ट नेम। तो ये कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 ऑफ JJ एक्ट, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। अधिकतर आप देखेंगे जो भी एक्ट होते हैं उसमें जो सेक्शन 2 होता है या सेक्शन 1 जिसके बारे में मैंने बताया, पहले नाम के बारे में शुरुआत करता है और फिर सेक्शन जो 2 होता है वो ज़्यादातर परिभाषाओं के संबंध में है। तो इसमें डेफिनेशन दी गई हैं और डेफिनेशंस में इससे दी गई है, जैसे एबंडेंट चाइल्ड क्या होगा, जो परित्यक्त बालक है, दत्तक
बच्चे क्या होंगे, एडॉप्शन क्या होगा, एडॉप्शन रेगुलेशन क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, आफ्टर केयर, ऑथोराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी, अथॉरिटी, बैगिंग, इनके क्या अर्थ होंगे, ये हमारे धारा 2 में दिए गए हैं। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, इसमें दिया गया है कि बालक का जो सर्वोत्तम हित है उसका सिद्धांत भी मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से 16 सिद्धांतों के अनुसार हम कार्य करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है बालक के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। तो ये हमारे सब सेक्शन 9 में दिया गया है। उसके साथ ही बोर्ड दिया गया कि बोर्ड क्या है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा। 11 में सेंट्रल अथॉरिटी, 12 में चाइल्ड के बारे में बताया कि चाइल्ड कौन होगा, और इसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी आयु 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है तो वो चाइल्ड की श्रेणी में आएगा। इसके बाद हमारा 13 आ जाएगा जिसमें चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, विधि के विरोध में बालक, जो विधि के उल्लंघन करते हैं ऐसे बालकों के बारे में, जिसको मैंने शॉर्ट में कहेंगे हम CCL। उसके बाद आ जाते हैं CNCP, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसकी डेफिनेशन सब सेक्शन 14 में दी गई है, जिसमें जो ऐसे बच्चे हैं जिनको देख रेख व संरक्षण की आवश्यकता होती है, इनको हम CNCP ये सब सेक्शन 14 की श्रेणी में रखे गए हैं। सब सेक्शन 15 में दिया गया है कि चाइल्ड फ्रेंडली यानी बाल मित्रवत, ये कैसा व्यवहार होगा। हमें जितना भी जो अपनी प्रक्रिया को अपनाना वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो बाल मित्रवत हो। बच्चों को लगे, उनको ऐसा ना लगे कि उनको कहीं जेल भेजा जा रहा है, उनको कहीं लॉकअप में रखा जा रहा है, या ऐसा एटमॉस्फेयर कोई हम ऐसे अनकंफर्टेबल कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ऐसा व्यवहार ना कर, बाल मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। और इसकी व्याख्या दी गई है हमारे सब सेक्शन 15 में, 15 में दी गई है। 16 में दिया गया है कि चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, ऐसे कौन से बच्चे होंगे जिनको एडॉप्ट किया जा सकता है। फिर सब सेक्शन 17 में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होता है जो पुलिस का है, एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी होता है जो सिविलियन होता है। इसी प्रकार से फिर हमारा चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब सेक्शन है, जो धारा हमारे 2 के सब सेक्शन 18 में दिया गया है। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। सब सेक्शन 19 में बाल गृहों की व्यवस्था के बारे में दिया गया है, जिन्हें हम चिल्ड्रन होम कहते हैं। ये राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और साथ ही कुछ NGOs की मदद से भी इनको चलाया जाता है। तो बाल गृह के बारे में इस सब सेक्शन में आपको पूरी सूचना मिलेगी। सब सेक्शन 20 में बालक न्यायालय, चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में दिया गया है, जिसमें पोक्सो के मामले हो सकते हैं और इसी तरह से जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो मामले हैं वे बालक न्यायालय में किस प्रकार से लाए जाएंगे, उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसके बारे में दिया गया है। सब सेक्शन 21 इसमें दिया गया है कि कौन कौन सी ऐसे एजेंसीज़ होंगी जो इससे संबंधित होंगी, जैसे चिल्ड्रन होम, स्पेशल होम, और उसके साथ में जो एडॉप्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी होगी, तो इसका विवरण इस सब सेक्शन में दिया गया है। सब सेक्शन 21 में जो इस तरह की एजेंसीज़ हमारे चिल्ड्रन केयर होम हैं या स्पेशल होम है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये 21वें सब सेक्शन में दिया गया है। और इसके बारे में आपको पता होगा कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है संरक्षण की, जिनको हम CNCP बता रहे हैं, तो इनको CWC को रिपोर्ट करना बेहद आवश्यक है। ये CWC की ही भूमिका इसके बाद बहुत आगे महत्वपूर्ण हो जाती है। सब सेक्शन 23 की कमेटी का अर्थ होगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। 24 में दिया गया कोर्ट के बारे में, जैसे सिविल कोर्ट है जो एडॉप्शन के मामले तय करेंगे, इनके बारे में। हालांकि अब जो नया अमेंडमेंट आ रहा है उसमें ये सभी पावर DM और ADM को दी जा रही हैं, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ प्रेवलेंट जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो कोर्ट होंगे ये एडॉप्शन की कार्रवाई को देखते हैं। उसके बाद 24 में सब सेक्शन में कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो शारीरिक दंड बच्चों को दिया जाता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि शारीरिक दंड क्या कहलाएगा, क्योंकि कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी भी दशा में किसी बच्चे को नहीं दिया जा सकता। और चाइल्ड लाइन सर्विसेज जो हमारी जितनी भी उपलब्ध हैं, जैसे जितने भी बच्चे जहाँ पर हेल्प के लिए
वो मांग सकते हैं। इस तरह की चाइल्ड लाइन यूनिट हैं। और फिर आ जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो DCPU, ये हर एक जनपद में इनको बनाया गया है। उसके बाद फिट फैसिलिटी FIT, जो उपयुक्त फैसिलिटी है जिसमें बच्चे को सुपुर्द किया जाता है किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए कि उसे क्या सिखाना है, उसके रिहेबिलिटेशन के दौरान क्या कार्रवाई की जानी है, तो इसको हम फिट फैसिलिटी बोलते हैं। इसी प्रकार से फिट पर्सन, इसकी भी डेफिनेशंस दी गई हैं। फिर फोस्टर केयर क्या होगी, इसका हवाला दिया गया है धारा 2 के सबसेक्शन 29 में, 29 में। 30, 31, 32 ये फॉस्टर फैमिली, फॉस्टर केयर, इससे संबंधित है। इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण सबसेक्शन है 33, इसको कहते हैं हीनस ऑफेंसेस, जो हमारे ऐसे अपराध हैं जो सीरियस से भी बढ़कर हैं। सबसे पहले हम पैटी ऑफेंसेस में क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर सीरियस ऑफेंसेस में करते हैं, और तीसरा है हीनस ऑफेंसेस। ऐसे अपराध हैं जो IPC के कुछ ऐसे अपराध जिनमें जो सज़ा है वो 7 वर्ष से लेकर और इससे अधिक है। जो मिनिमम जो सज़ा है वो 7 वर्ष की है, और उससे ज़्यादा की जो सज़ा वाले मामले हैं, ऐसे सभी ऑफेंसेस को दर्ज किया जाता है हीनस ऑफेंसेस के रूप में। मैंने बताया था जो पैटी ऑफेंसेस होते हैं या सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में हम केवल GD एंट्री कर रहे हैं, लेकिन जो हीनस ऑफेंसेस है इसके लिए FIR लिखाए जाने का प्रावधान है। उसके बाद ही इंक्वायरी और बाकी कार्य चलते हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कुछ केसेस ना केवल बच्चों ने ही किए हों, जो किशोर हैं उनके द्वारा किए गए, किशोर के साथ हो सकता है कि कोई एडल्ट हो। जैसा आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा केस जिसमें दिल्ली में रिपोर्ट हुआ था, जिसे निर्भया कांड के नाम से जानते हैं, और उसके बाद से एक व्यापक परिवर्तन सोसाइटी द्वारा महसूस किया गया कि इसमें व्यापक परिवर्तन होना चाहिए, जिसमें मैं बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से 16 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनको अलग तरीके से कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनके लिए कैसे प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा। तो ये चेंजेस आए, तो ये जो चेंजेस आए वो आए हीनस ऑफेंसेस की वजह से, कि कुछ अपराध ऐसे बच्चों के द्वारा जो अधिकांश 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोर थे, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे हीनस ऑफेंसेस किए गए, जिसको लेकर पूरी जनता में, पूरे जन समुदाय में एक आक्रोश फैल गया, और उसके बाद इसमें फिर चेंजेस किए गए। क्योंकि आप जानते हैं कि सोसाइटी मेक्स द लॉ, लेकिन ये चेंज भी करते हैं, सोसाइटी चेंजेस द लॉ, लेकिन उल्टा भी इसका सत्य है कि लॉ ऑल्सो चेंजेस द सोसाइटी। जब हम कोई प्रोग्रेसिव लॉ बनाते हैं तो उससे सोसाइटी बदलती है, लेकिन कई बार जब सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर आउटक्राई है, एक गंभीर चिंतन शुरू होता है, तब कई बार लॉ को बदलना पड़ता है, और इसी का कारण था कि इन कानूनों में व्यापक संशोधन करने पड़े। इसके बाद सबसेक्शन महत्वपूर्ण 40, जिसमें ऑब्जर्वेशन होम के बारे में दिया गया है। इसमें बताएंगे कि ऑब्जर्वेशन होम में कब किसी भी किशोर को भेजा जाता है, फिर ओपन शेल्टर क्या है, ऑर्फन क्या है, ये 41 व 42 सबसेक्शन में दिया गया है। धारा 2 का सबसेक्शन 45, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पैटी ऑफेंसेस के बारे में दिया गया, लघु अपराध। मैंने बताया था किसी भी लघु अपराध को जब रिपोर्ट किया जाता है थाने पर, या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SJPU को जब रिपोर्ट किया जाता है, तब इसकी FIR या NCR नहीं लिखी जाएगी, इसकी GD एंट्री की जाती है। और इसमें कौन से अपराध आएंगे? IPC के अंतर्गत कोई भी ऐसे अपराध जिसमें अधिकतम जो दंड है वो 3 वर्ष की सज़ा है, या किसी अन्य जो एक्ट के अनुसार, या किसी अन्य स्पेशल एक्ट या रीजनल एक्ट के तहत अगर उसमें सज़ा मैक्सिमम 3 वर्ष ही है, तब हम इसको लघु अपराध की श्रेणी में रखेंगे, यानी पैटी ऑफेंसेस में रखेंगे, और इसमें FIR NCR ना लिखकर किसी भी किशोर के विरुद्ध इसमें GD एंट्री दर्ज की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी ऐसे किशोर के विरुद्ध जो विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी CCL है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो ऐसे के विरुद्ध यदि इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी के बाद उसको दोषी ठहराया जाता है उस ऑफेंस के लिए, तब उसको रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन आप सोचेंगे कि इस मध्य उसको कहाँ रखा जाएगा। मैंने बताया था कि उसके सबसे पहला देखते हैं उसका सर्वोत्तम हित कहाँ पर है। उसको देखा जाता है कि जब ऐसा कोई बच्चा जो CCL है उसको लाया जाता है,
तो पहली कोशिश होती है कि उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान रखते हुए उसके परिवार को सौंप दिया जाए। लेकिन अगर लगता है कि वहाँ वह अपराधियों की गिरफ्त में आ सकता है, उसकी स्वयं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, वहाँ उसका हित सुरक्षित नहीं है, तब जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है या अन्य जो भी एजेंसी से संबंधित है, वो ये निर्णय ले सकती हैं कि इनको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाए। इंक्वायरी के दौरान भी रखा जा सकता है। अगर इंक्वायरी में वो दोषी ठहराया जाता है और उसके बाद उनको रिहेबिलिटेशन के लिए रखा जाता है, तो ये सेफ्टी प्लेसेस बनाए गए हैं। सेफ्टी प्लेसेस कोई ऐसे वर्कर जो एनजीओ है या इंडिपेंडेंट जो स्पेशलाइज्ड जो कार्य करते हैं, जो बच्चों का रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, उन सबकी संरक्षण में इस प्रकार के सेफ्टी प्लेसेस चलाए जाते हैं। और इसमें पुलिस का लॉकअप शामिल नहीं है, हवालात शामिल नहीं है, कोई जेल शामिल नहीं है, ये उससे अलग है, स्पेशल होम से भी अलग है। तो इस प्रकार से इसमें प्लेस ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी प्लेसेस को मेंशन किया गया है इसी सबसेक्शन में। धारा 2 के सबसेक्शन 48 में 48 में दिया गया है प्रोबेशन ऑफिसर, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। इसको राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ऐसे सभी मामले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखे जाते हैं वो जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा देखे जाते हैं। इसके बारे में व्याख्या इस सबसेक्शन 48 में की गई है। पुलिस के लिए ये सबसेक्शन 54, धारा 2 का सबसेक्शन 54, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तीसरी प्रकार की जो कैटेगरी है, अब मैं वो डिस्कस करूंगा। मैंने पहले पेटी ऑफेंसेस के बारे में बताया, उसके बाद हीनस ऑफेंसेस के बारे में मैं बता चुका हूँ। तीसरा है सीरियस ऑफेंसेस, ऐसे अपराध जो आईपीसी के अनुसार या किसी अन्य लॉ के अनुसार उनमें जो सज़ा है वो 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की है। तो ये सभी सीरियस ऑफेंसेस की श्रेणी में आ जाए। धारा 2 के सबसेक्शन 55 में 55 में दिया गया है SJPU, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करती है। और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले जो धारा 107 में, जिसमें हम SJPU और हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है उसके बारे में भी बताएंगे। जब बड़े अपराधी को किसी को सज़ा दी जाती है तो उसको हम जेल भेज देते हैं, लेकिन ऐसा कोई किशोर जिसके ऊपर चार्ज प्रूव हो गए हों और ये इंक्वायरी के दौरान ये पाया गया हो कि उसको अब रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाना है, तब उसको स्पेशल होम में भेजा जाता है। और सबसेक्शन 56 तो धारा 2 का है, इसमें दिया गया कि स्पेशल होम क्या होंगे। स्पेशल होम की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है और इसमें हम देखते हैं कि रिहेबिलिटेशन के लिए किस प्रकार से उस बच्चे को रखा जा सकता है। जो किशोर को हम ऐसा बना दें वहाँ पर ताकि वह सोसाइटी में उस पुनर्वास के बाद में फिर से उसको रीइंटीग्रेट कर सकें। हमें बच्चों को सोसाइटी से अलग नहीं करना। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि वो जो अभी विधि विरुद्ध कार्य करने लगा था, CCL बन गया था, उसको रिफॉर्मेशन करके, उसको पढ़ाई लिखाई के द्वारा, उसको कोई आर्ट सिखाने के द्वारा या उसके अंदर जो कमियां आ गई हैं उसको स्पेशलिस्ट के द्वारा निकलवा कर वापस जो समाज की मुख्य धारा है उसमें शामिल कर दें, उसका रिफॉर्मेशन हो जाए और फिर उसको पुनः हम उसको इंटीग्रेट कर दें सोसाइटी के साथ। तो इसमें जो स्पेशल होम है उसकी बहुत ही भूमिका है। तो स्पेशल होम को आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे अपराधी को जेलों में रखा जाता है, लेकिन ऐसे किशोर जिनके द्वारा परिस्थितिवश कोई अपराध हो गया है तो उनको स्पेशल होम में हम रिहेबिलिटेशन के लिए रखते हैं। धारा 57 से 61 तक जो ये उपधाराएं हैं, इनमें स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, जो सारा स्पेशल एडॉप्शन एजेंसीज़ के बारे में दिया गया, तो इस प्रकार की डेफिनेशन दी गई हैं। तो इस प्रकार से हम जो हमारा परिभाषाओं का जो सेक्शन है धारा 2, इसकी हम समाप्त करते हैं। ये सभी इसमें विषय आपको उपधाराओं के रूप में उसमें पढ़ने को मिलेंगे। अब हम चैप्टर 2 पर आ जाते हैं जो धारा 3 से प्रारंभ होता है और ये धारा 3 इसकी आत्मा है। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जो किशोरों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, चाहे वो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के इंस्टीट्यूशंस हों
या JJB, CWC, NGOs, पुलिस, कोई भी ऐसे स्टेक होल्डर्स हों, दूसरी तरफ चाहे परिवार हो, उनके सदस्य हों, तो सभी व्यक्तियों को इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ध्यान रखना होगा। और ये 16 सिद्धांत हैं, जिसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो ये जो सिद्धांत है निर्दोषिता का, उपधारणा का सिद्धांत, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी किशोर होगा, हमें ये मानकर चलना होगा कि वो इनोसेंट है, वो निर्दोष है। इस सिद्धांत से आगे फिर हम कार्रवाई करेंगे जब तक कि ये अदरवाइज प्रूव ना हो जाए। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, गरिमा और मूल्यों का सिद्धांत। हमें ये मानकर चलना है कि किशोर, उनकी भावनाओं को ध्यान रखना है, हमें उनके जो मूल्य है उसको पहचानना होगा और सदैव उनकी गरिमा का ध्यान रखना होगा। जैसे इस एक्ट में मैं बताऊंगा कि कोई भी उनका ऐसा कृत्य जो अपराध की श्रेणी में आ गया है, यानी कि वो बच्चा कोई CCL हो गया है, उसका नाम आप उजागर नहीं कर सकते, मीडिया भी उसका नाम उजागर नहीं कर सकती, और ऐसा करना अपराध है। इसलिए हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना कि जो उसकी गरिमा के विरुद्ध हो। जितना भी ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, यदि उसके द्वारा कोई ऐसा विचलन कर दिया गया, विधि के विरुद्ध कार्य कर दिया गया है, और शुरू में उसका रिकॉर्ड रखा जाता, उसका इंक्वायरी प्रोसेस हुआ, लेकिन सभी मामले जब वो रिफॉर्म होकर वापस जाता है, रिहेबिलिटेशन के बाद वापस जाता है, तो ऐसे अधिकांश मामलों को निक्षेपित कर दिया जाता है और उस पूरे रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाता है। भविष्य में उसका कोई हवाला नहीं दिया जा सकता। कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो CCL हो, लेकिन रिफॉर्मेशन के बाद और उसके बाद रिहेबिलिटेशन के बाद वो हो सकता है मेरी चेयर पर आकर बैठ जाएं, आपके स्थान ले लें। तो वो सभी बच्चे इस समाज की अमूल्य निधि हैं। ऐसे बच्चों को हम सुधार कर उसके बाद फिर से उनको सोसाइटी में री इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पूरा जो फोकस है इस एक्ट का वो है बच्चों का समाज में इंटीग्रेशन करना, ना कि एलिनेशन करना। उनको अलग नहीं करना, उनको समाज से फिर जोड़ना है। उन्हें कच्चे घड़े की बिल्कुल जैसे उनकी मरम्मत कर उसको ठीक किया जाता है, उसको इस प्रकार से परिपक्व बनाना है कि वो एक अच्छे घड़े के रूप में विकसित हो सके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, थर्ड प्रिंसिपल, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, भागीदारी का सिद्धांत। किसी भी किशोर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उसको भी शामिल करना है, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, उसकी परिवार की भागीदारी होनी चाहिए, तभी उसके बारे में हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, बच्चे का सर्वोत्तम हित। ये चौथा सिद्धांत है और इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो भी निर्णय किशोर के संबंध में लेना है उसमें इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित कहाँ सुरक्षित है। तो ये हमारा हो गया चौथा सिद्धांत। नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पारिवारिक जो महत्व है वो किसी से छुपा नहीं है कि किसी भी बच्चे के, किशोर के व्यक्तित्व के विकास में उसके परिवार की महती भूमिका है। वह उसका बायोलॉजिकल फादर मदर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो सकते हैं, फोस्टर पेरेंट हो सकते हैं, जो दत्तक पुत्र की श्रेणी में या पुत्री की श्रेणी में उसमें रखे गए हैं, ऐसे उनके परिवारजन हो सकते हैं, और साथ ही कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके हित से जुड़ा हुआ हो। तो अधिकांश मामले हम ये मानकर चलते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा उनका संरक्षण, उनकी केयर, उनके व्यक्तित्व का विकास उनके परिवार के साथ हो सकता है। तो हम इस प्रिंसिपल को दृष्टिगत रखते हुए ही कोई भी निर्णय लेंगे। नाउ द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का सिद्धांत। हमें इन प्रक्रियाओं के दौरान जो मैंने बताया कि यदि कोई CCL है, उसके विरुद्ध कोई सूचना प्राप्त होती है जिसकी GD एंट्री की गई है या FIR दर्ज की गई है हीनस ऑफेंसेस के मामले में, अब वो कहीं भी रखा जाता है उसके बाद, चाहे वो परिवार में दिया जाए, चाहे इसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में दिया जा रहा है, या इंक्वायरी के बाद में स्पेशल होम भेजा जा रहा है, ऐसे सभी स्थानों पर हमें उसकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है। तो किशोर की जो सुरक्षा है उसका सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव मेजर।
हमेशा हम सकारात्मक उपाय करेंगे बच्चे की सुरक्षा के लिए। उसमें ये देखेंगे कि चाहे वो गवर्नमेंट के एफर्ट हों, चाहे एनजीओज़ के एफर्ट्स हों, चाहे परिवार के हों, चाहे आपस में मिलाकर एफर्ट्स कर रहे हों, तो हम हर कदम पर ये देखेंगे कि वह सकारात्मक रहे, बच्चे के पक्ष में रहे। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 8, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्माटाइजिंग सेमेंटिक्स। इसमें गैर कलंककारी शब्दों का प्रयोग किया जाना का सिद्धांत है। जैसे कि मैंने बताया कि हम बेल नहीं कहेंगे, हम सुपुर्दगी कहेंगे। हम जेल नहीं कहेंगे, हम स्पेशल होम कहेंगे। हम प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई नहीं कहेंगे, हम इसे इंक्वायरी कहेंगे। हम सज़ा के जो प्रावधान हैं उनके बारे में जब बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसको इतने वर्ष की सज़ा दी गई है, बल्कि हम कहेंगे कि इतने अवधि के लिए उसे पुनर्वास के लिए भेजा गया, रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार के गैर कलंकारी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि बच्चे की गरिमा का ध्यान रखा जाए। नाउ द नाइन्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर। किसी भी ऐसे अधिकार का जो फंडामेंटल राइट है बच्चे का, किशोर के लिए जो जितने भी अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उनको छीना नहीं जाएगा। चाहे वो किशोर स्वयं भी कहे, उसके परिवारजन कहें या बोर्ड कहे, कोई भी कहे, लेकिन उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं और बाकी अधिकार हैं उनका त्याग नहीं किया जाएगा। नाउ द नाइन्थ principle we have discussed about the principle of non-waiver of rights. Now 10th principle is the principle of equality and non-discrimination. हम उसके लिंग, आयु, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, उसको बराबर के अवसर देंगे और जिससे कि उसको किसी भी स्थान पर यह ना लगे कि उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। 12वां सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। हम उसको कहीं भी इस तरह की हमारी सोच नहीं होनी चाहिए कि हमें किसी इंस्टीट्यूट में भेजना ही है, हमें उसको किसी को हैंड ओवर करना ही है, चाहे वो स्पेशल होम हो, चाहे कमेटी के सुपुर्द करना हो। उसका सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी होगी कि उसको इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जहाँ किया हुआ उसमें ना भेजना पड़े और उसका रिफॉर्मेशन या उसका जो पुनर्वास है वो इनके बिना ही हो जाए। तो इस प्रिंसिपल का हमेशा हमको ध्यान रखना होगा। नाउ द नेक्स्ट 13th प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीपैट्रिएशन। हमें उसका प्रत्यावर्तन करना उसके परिवार में, उसकी जो पूर्व में सांस्कृतिक स्थिति थी, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी, जिस प्रकार की सेटिंग में वो रह रहा था, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको री इंटीग्रेट करते समय उसको कम से कम वो स्थिति अगर बेहतर नहीं हो सकती है तो उस स्थिति में अवश्य पहुंच जाए। तो इस सिद्धांत का पालन हमें करना चाहिए जब भी हम निर्णय लेते हैं कि उसको कहाँ रखना है। नाउ 14th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। जीवन को आइए फिर से जिएं, ये धारणा होनी चाहिए। बच्चे के भविष्य पर उसके अतीत का कोई प्रभाव ना पड़े। यदि उसके द्वारा कोई विधि विरुद्ध कार्य कर भी दिया गया है तो उसका रिफॉर्मेशन, उसका हम पुनर्वास करने के बाद उसको जब सोसाइटी से फिर से री इंटीग्रेट करें, तब उसके जो अतीत के कार्य हैं वो उसके भविष्य में बाधक ना बने। इसके लिए हम करते हैं कि पुलिस के जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी स्पेशल होम और उसके प्रोसीडिंग्स के संबंध में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वह जीवन की एक नई शुरुआत कर सके। नाउ द 15th प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन। एवरी टाइम वी शुड नॉट थिंक ऑफ दीज एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस लाइक CWC, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, स्पेशल होम्स, प्लेस ऑफ सेफ्टी, इफ़ वी हैव सम ऑल्टरनेटिव मेजर्स। अगर हमारे पास कुछ इस तरह के विकल्प मौजूद हैं कि समाज में उसको रखा जा सकता है, उसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, उसको पुनः एक अवसर दिया जा सकता है, तो कृपया इन पे विचार करना चाहिए और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। क्या अर्थ है इसका? हम जानते हैं कि इन प्रिंसिपल्स में हमको इस बात का ध्यान रखना होता है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, हियर बोथ साइड्स, हियर ऑल साइड्स। हम सभी ऐसी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुने। और नैसर्गिक न्याय का ये सिद्धांत है कि जब हम सभी लोगों को सुन लेंगे उसके बाद हमारा जो निर्णय होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए जो लास्ट प्रिंसिपल है, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 4 किशोर न्याय बोर्ड के गठन के संबंध में है। इसमें इसके अध्यक्ष जो होंगे वो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होंगे और इनके साथ ही 2 अन्य सदस्य भी होंगे जो सोशल वर्कर होंगे। उनकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में दिया गया है और उनके क्या तजुर्बा होना चाहिए, किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार से बोर्ड की बैठक होगी, किस तरह से किशोर को यदि एक भी सदस्य उपलब्ध है उसके समक्ष रखा जाएगा। तो ये धारा 4 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। किशोर न्याय बोर्ड के लिए ये तय किया गया है कि कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का हो, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, लेकिन सीजेएम नहीं या सीएमएम नहीं, इनको अपॉइंट किया जाएगा। इसी तरह से सोशल वर्कर्स के लिए भी दिया हुआ है कि जो अन्य सदस्य होंगे उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जो मोरल टर्पीट्यूड का हो, मानवाधिकार के हनन का हो, बच्चों से संबंधी कोई अपराध उनके द्वारा कारित किया गया हो, ऐसे किसी भी सदस्य को नहीं बनाया जाएगा। यदि कोई सरकारी सेवा में रहा हो, किसी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, और उसको पदच्युत कर दिया गया हो, डिसमिसल या रिमूवल, ऐसे कोई भी व्यक्ति को इस बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। और ये बोर्ड एक ना होकर ये जिला में कई बोर्ड भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसा काम जितना ज़्यादा होगा उतने ही हिसाब से उसको बोर्डों का गठन कर दिया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इसमें पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनमें दिया गया है कि उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, क्या क्या उसके उत्तरदायित्व होंगे और उसमें किस प्रकार से वो कार्य करेंगे। बच्चे के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखते हुए किस प्रकार वो कार्रवाई की जाएंगी। जैसे इसमें किशोरों को, उनके परिवारजनों को जो भी कार्रवाई की जाती है उसमें भाग लेने का अधिकार है। संबंधित संस्थाओं को सूचित करना, उनके बारे में सुनवाई के बाद उनको कहाँ भेजना है। तो इन समस्त बातों का विवरण सेक्शन 8 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 9, इसमें उन मजिस्ट्रेट के बारे में दिया गया। कई बार पुलिस के द्वारा ऐसे किशोर को पकड़ लिया जाता है जिसकी वैसे आयु कम है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ के बारे में अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रूफ मान्य होंगे। लेकिन यदि उसको किसी अन्य मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है तब उस मजिस्ट्रेट का भी कर्तव्य हो जाता है कि यदि उनको देखने में लगता है कि ये किशोर है और इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जाना चाहिए, तब वो ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं। इस एक्ट का अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू CCL, द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो इसमें जो सेक्शंस हैं उनमें दिया गया है कि CCL कौन होगा, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और उनके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये धारा 10 से इसके बारे में वर्णन प्रारंभ किया जाता है। धारा 10 कहती है कि यदि कोई बच्चा CCL है, विधि के विरुद्ध उसने कोई कार्य किया है, तो उसका एप्रीहेंशन हो जाता है। तब उसकी सूचना उसके परिवारजनों को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, इन सभी को इसके बारे में सूचना दे देनी चाहिए और ये सूचना 24 घंटे के अंदर दे देनी चाहिए। तो इसलिए ये धारा पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह बच्चे को अपने भार साधन में रखेगा, अपने चार्ज में रखेगा और वह बच्चे के साथ उस तरह का ट्रीटमेंट करेगा जैसे अपने बच्चे के साथ करता है। चाहे उसका भरण पोषण हो, उसके खाने हो, कपड़े की बात हो, उसको रखना हो, लेकिन किसी भी दशा में उसको थाने की हवालात में नहीं रखेगा। उसको ये नहीं रखना चाहिए कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया। और ये जब हमारा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है वो सादा वस्त्रों में रहेगा, उसे वर्दी का भय नहीं लगना चाहिए। तो ये समस्त प्रावधान धारा 10 में दिए गए हैं। इस एक्ट की धारा 11 में दिया गया है कि जिसे कस्टडी दी गई है उस बच्चे की,
वो कैसे व्यवहार करेगा, उसके माता पिता की तरह व्यवहार करेगा। ये धारा 11 में दिया गया। धारा 12 में इसमें फिर आगे का प्रोसीजर दिया गया कि किस प्रकार से उसको पेश किया जाएगा। वहाँ उससे किस प्रकार उससे बंद पत्र या बंद पत्र रहित उसके माता पिता को सुपुर्द किया जा सकता है, या आगे की सुनवाई के लिए किस प्रकार का निर्णय लेंगे, ये जो धारा 12 और पश्चातवर्ती धाराओं में इसका उल्लेख किया गया है। हमारे जो बाल पुलिस अधिकारी है या SJPU है, उसकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया जाए और उनको बता दिया जाए कि किस दिनांक में उन्हें JJB के समक्ष या CWC के समक्ष पेश होना है। जो बच्चे CCL हैं उनको हम पेश करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष। यदि एक सदस्य भी उपलब्ध है तो उनके समक्ष भी ले जाते हैं, और इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में वो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। यदि कहीं उसमें कोई संशय है तो उसमें जो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट हैं वो उनका निर्णय लागू होता है। इसमें बच्चे के बारे में उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान रखते हुए बच्चे को सौंप देना चाहिए कि किसकी सुपुर्दगी में उनको दिया जा रहा है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। मैंने बताया कि सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसके परिवार को दे दिया जाए, लेकिन आपको लगता है कि उसके परिवार में पता चला पहले से ही लोग क्राइम कर रहे हैं, या उसका जो आसपास का पड़ोस है उसमें भी अपराधी रहते हैं, और आपको लगता है कि यह बच्चा वहाँ जाकर अपराधियों के संपर्क में आ सकता है, तब उसमें चाहिए कि हमें बच्चे को संप्रेक्षण गृह में भेजा जाए, क्योंकि हमें बच्चे के जो सर्वोत्तम हित का ध्यान रखना है। हमें ये नहीं देखना कि उसके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन उसमें भी हमें ये सोचना है कि वहाँ उसका अपराधियों से संपर्क ना हो जाए। इसके साथ ही यदि जमानत मांगी गई है और जमानत में लगता है कि 7 दिन में वो जमानत नहीं दे पा रहे, तो ऐसे मामले में भी पुनर्विचार करना चाहिए और उसके लिए फिर से कंडीशंस जारी कर पुनः आदेश जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा दिया जा सकता है। Section 13 of JJ Act, it is very important as far as our child welfare police officers are concerned और special juvenile police unit is concerned। पुलिस की सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो है सूचना देना। तो ऐसा कोई भी किशोर अगर आपके पास आया है, कोई मामला दर्ज किया गया है, चाहे वो GD में दर्ज किया गया है या उसकी FIR अंकित की गई है, तो उसकी सबसे पहली सूचना उसके परिवारजनों को ज़रूर देनी चाहिए। तो पहली सूचना किशोर के परिवारजनों को, उसके माता पिता या जैसे भी उसके संपर्की हैं। दूसरी सूचना प्रोबेशन ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर मैंने राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया बताया है, जो प्रत्येक ज़िले में है, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर को भी इसकी सूचना जानी चाहिए। तीसरी सूचना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और अगर वो बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, CNCP है, तब उसकी सूचना हमें CWC को भी देनी चाहिए, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। इस प्रकार इन 3 स्थानों पर सूचना देनी आवश्यक है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमने कुछ WhatsApp ग्रुप बनाए हैं जिसमें सभी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, वेरियस स्टेक होल्डर्स, चाहे वो CWC के हैं, JJB के हैं, सबको शामिल किया है। तो अगर आपके द्वारा WhatsApp ग्रुप पर ये इस प्रकार की सूचना डाल दी जाएगी तो वो कम्युनिकेट हो जाएगी। फ़ोन से वार्तालाप कर लें, और लिखित सूचना भी इन सभी स्थानों पर, चाहे वो रेडियोग्राम के माध्यम से या फैक्स के माध्यम से या अन्य किसी सोर्स से, जैसे ईमेल भेजा जाना या भौतिक रूप से पत्र भेजा जाना, ये सभी कार्रवाइयाँ अवश्य कर लेनी चाहिए, जिससे कि किसी भी किशोर के बारे में पूरी स्थिति सभी स्टेक होल्डर्स को समय रहते पता चलती रहे। Now, Section 14 of JJ Act is concerned with the procedure adopted by the Juvenile Justice Board regarding the inquiry. I have already told you the principles. The principle which is mostly used is the principle of natural justice. आपको सभी साइड्स को सुनना है। तो ये इन सिद्धांतों के आधार पर बोर्ड सुनवाई करता है, और जिसमें पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं बच्चे को और उस बच्चे के सर्वोत्तम हित का, और जो मैंने 16 प्रिंसिपल सिद्धांत आपको पहले बताए हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस जांच को, इस इंक्वायरी को पूरा करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 4 माह है।
और विशेष परिस्थिति में इसको 2 माह और बढ़ाया जा सकता है। तो इसका इंतजार ना करें, 4 माह में इसका निस्तारण कर देना चाहिए। बड़े मामले में प्रयागराज में इस तरह के मामलों का निस्तारण किया गया है, जबकि इसकी संख्या काफ़ी है, क्योंकि जो पेंडेंसी है उसका लगातार रिव्यू किया जाता है, इसलिए पेंडेंसी अधिक नहीं होनी चाहिए। इन मामलों को शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। ऐसे मामले जो इन किशोरों से संबंधित हैं जो 16 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच के हैं और उन्होंने हीनस ऑफेंस कोई कर दिया है, यानी 7 साल से ज़्यादा सजा वाला कोई अपराध कर दिया है, तो ऐसे CCL जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनको जो जांच के लिए एक अगले सेक्शन में मैं बताऊंगा, उसके लिए असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये असेसमेंट रिपोर्ट भी जल्दी से ही तैयार करनी चाहिए और इसकी समय सीमा भी इसमें 3 माह की दी गई है। 3 माह में इसको कर लेना चाहिए। जो मैंने पहले बताया कि 4 महीने और 2 माह की अवधि किसी भी इंक्वायरी को पूरा कर लेना चाहिए। जो पेटी ऑफेंसेस हैं, अगर ऐसे मामलों में इस समय सीमा में इस जांच को पूरा नहीं किया गया तो फिर उस मामले को वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता, समाप्त कर दिया जाता है। तो ये सब प्रावधान है, इसलिए इसमें समय सीमा का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। ऐसी जब भी सुनवाई की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, तो सबसे पहला काम बोर्ड का है कि वो ये देखे कि बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है, कहीं मार पिटाई या जिन सिद्धांतों की हमने चर्चा की उनका उल्लंघन तो नहीं किया गया है। यदि जांच की अवधि, जैसे मैंने बताया कि 4 माह प्लस 2 माह, अगर इससे ज़्यादा की आवश्यकता है हीनस ऑफेंसेस में और सीरियस ऑफेंसेस में, पैटी ऑफेंसेस में नहीं, वो तो ड्रॉप हो जाएंगे अगर नहीं हुए 6 महीने में। अगर उसके बाद भी समय की आवश्यकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, तब इसकी अनुमति चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से ली जाती है। और जितनी भी इंक्वायरी का जो प्रोसेस चलता है उसमें हमें बच्चों के सर्वोत्तम हित का और जो मैंने अन्य सिद्धांत बताए हैं, इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखा जाएगा। पैटी ऑफेंसेस के मामले में इसमें इस प्रकार की कार्रवाई होगी जैसे CRPC में दिया गया है समरी ट्रायल। जैसे समरी ट्रायल होता है, इस प्रकार से पैटी ऑफेंसेस की इंक्वायरी समाप्त की जाएगी। जो सीरियस ऑफेंसेस हैं या हीनस ऑफेंसेस हैं, उनको समन केसेस की तरह उसका डिस्पोजल किया जाएगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। जो हीनस ऑफेंस है, जो 16 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के जो किशोरों के द्वारा किए जाते हैं, इसमें एक विशेष इसमें व्यवस्था की गई है, जिसमें हमने बताया है कि इसमें असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो मैं अब अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा। सेक्शन 15 जो हमारे धारा 15 है, इसमें बताया गया है कि ऐसे किशोर जो 16 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, उनके बारे में क्या प्रोसीजर होगा। तो उसमें मैंने कहा कि असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। असेसमेंट रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले देखेंगे उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज़ क्या है, क्या वो इस प्रकार का अपराध कर सकता है। दूसरा है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकता है कि इसका क्या भविष्य होगा, इन कार्रवाइयों का क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है। और जो तीसरी होगा वो देखा जाएगा कि परिस्थितियां क्या हैं, किन परिस्थितिवश उसने इस अपराध को किया। इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखते हुए असेसमेंट रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। इस तरह की असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते समय हम एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं, और इन एक्सपर्ट्स की मदद में जैसे साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, सोशल एक्सपर्ट्स हैं, या ऐसे लोग जो इस फील्ड में कार्य करते रहे हैं, तो उनकी मदद ली जा सकती है। इस एक्ट की धारा 17 सेक्शन 17, इसमें ये बताया गया है कि अगर बोर्ड को लगता है कि यह व्यक्ति CCL नहीं है बल्कि ये CNCP है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तब वह ऐसे मामले या तो स्वयं भी उसके लिए निर्देश दे सकता है, या बेहतर होता है कि वो CWC को रेफर कर दिए जाते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति को दे देते हैं। वो इसके बारे में एक्सपर्ट हैं और उसमें बेहतर निर्णय ले पाते हैं। नाउ सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट रिलेट्स टू द CCL, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। उसके बारे में इंक्वायरी कंप्लीट कर ली। अब जो निर्णय होगा, जो आदेश दिया जाएगा, वो सेक्शन 18 के अनुसार दिया जाता है। वो किस पे निर्भर करेगा? उसमें ये देखना है कि ऑफेंस कैसा था, पैटी ऑफेंस था, सीरियस ऑफेंस है या हीनस ऑफेंस है। उसके अनुसार कई प्रकार के उसमें निर्देश दिए जा सकते हैं, जो मैं अब आगे आपको बताऊंगा। इसमें जो सबसे छोटी कार्रवाई है वह होती है कि बच्चे को उसको कुछ सलाह मशवरा कर दिया जाए, उसकी काउंसलिंग कर दी जाए,
या अगर छोटी मोटी डांट फटकार है, जैसे कि उसको भर्त्सना कर दी जाए, एडमोनिशन कर दिया जाए, उसके बाद उसको घर जाने दिया जाए, उसको समझा बुझा कर भेज दिया जाए कि बेटा आगे ऐसा ना कीजिएगा। उसके बाद हो सकता है कि किसी फिट फैसिलिटी में उसको दे दिया जाए कि जिससे कि उसके जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए उसकी कोई विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जा सके। और अन्य इस प्रकार के जो अल्टरनेटिव्स हैं, यदि उनसे ज़्यादा लगता है कि उसकी ऑफेंस की ग्रेविटी ज़्यादा है, तब उसको स्पेशल होम में भी भेजा जा सकता है और या प्लेस ऑफ सेफ्टी में। स्पेशल होम में किस प्रकार के उसको कुछ कार्य उसको सिखलाई दी जानी है, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाना, ये लगभग ऐसा समझिए कि जो किशोरों के लिए को हॉस्टल की फैसिलिटी वाला विद्यालय हो, क्योंकि वहाँ उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, उसको सोसाइटी में पुनः उसको री इंटीग्रेट करने के लिए इस प्रकार की सिखलाई दी जाती है ताकि वो समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनकर उभर सके। ऐसे किसी भी किशोर को जिसने कोई भले ही कोई सीरियस ऑफेंस किया हो या हीनस ऑफेंस किया हो, उसको मृत्युदंड की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोविजंस उसके हित के लिए किए गए हैं जिससे कि वापस वो सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनकर उसको पुनर्स्थापित किया जा सके। जे एक्ट का जो चैप्टर 5 है, अध्याय 5, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के संबंध में है, जिसमें ये बताया गया है कि वो किस प्रकार से कार्य करेगी। उसके एक अध्यक्ष होंगे, 4 उसके मेंबर होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या उनकी पावर्स होंगी, इसके बारे में धारा 27 सेक्शन 27 इज इम्पॉर्टेंट। CWC का काम मुख्यतः देखना है CNCP, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इस प्रकार के बच्चे। CCL का मैंने बताया था कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से उनका ज़्यादा काम पड़ता है। तो इनका जो CWC का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं कि जितने भी बच्चों के संबंध में जो फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं, जो भी चिल्ड्रन होम या केयर होम्स वगैरह बनाए गए हैं, उनमें किस प्रकार की व्यवस्था है, ये सब CWC द्वारा देखे जाते हैं। यदि लगता है कि बच्चों को केयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई अन्य कदमों की आवश्यकता है, तब वे जिला प्रशासन व राज्य सरकार से इस प्रकार के रिकमेंडेशन कर सकते हैं। CWC को ये भी अधिकार है कि वो बच्चों की तत्काल सहायता के लिए आदेश पारित कर सकें और इसमें 7 दिवस के अंदर इस प्रकार की सहायता उन बच्चों को उपलब्ध करानी होती है जो CWC द्वारा आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार JJB को भी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं कि वे भी सरकार से उनको अनुतोष प्रदान कर सकते हैं। पुलिस के संबंध में जो कार्रवाइयाँ की जानी है उनके बारे में मैं अधिकांश आपको प्रोविजंस बता चुका हूँ। जो अन्य संस्थाएं वो किस प्रकार से काम करती हैं, इसका भी हमारे जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में उल्लेख दिया गया। अब मैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में बता दूंगा जिनके बारे में इसमें दिया गया है, और मैं चाहूँगा कि आप बेयर एक्ट अगर पढ़ेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको ये जो जितने भी आपके प्रश्न मन में आ रहे होंगे उनका जवाब देंगे। शेष प्रश्नों के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धारा 42 में पेनल्टी दी गई है कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। जो नॉन रजिस्ट्रेशन होगा, केसेस होंगे, उनको 42 में दंडित किया जाएगा। धारा 43 में ओपन शेल्टर के बारे में, जो खुले आश्रय केंद्र हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे बच्चे कुछ स्ट्रीट्स में होते हैं, भीख मांगते हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिनको आवश्यकता है, उनके लिए शेल्टर नहीं है, इनको ऐसे बच्चों को ओपन शेल्टर में रखा जाता है। अगला है फिर स्पॉन्सरशिप के बारे में, धारा 45 में इसमें वर्णन किया गया है, जो सेक्शन 45 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। इसी प्रकार से फिर आगे जो आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन है, लिविंग चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशंस, उनकी किस प्रकार से केयर की जाएगी, जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जाएंगे, उनके सेक्शन 46 में दिया गया है। 47 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन 47 है धारा 47 है ऑब्जर्वेशन होम के संबंध में। ऑब्जर्वेशन होम्स में किसको रखा जाता है, जिनकी बच्चों की इंक्वायरी हो जाती है, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाना आवश्यक है, तो ऐसे बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम का अगर ऑर्डर हुआ तो वहाँ रखा जाता है। उसकी व्यवस्था के संबंध में धारा 46 दी गई है और 47 में दिया गया है। उसके बाद स्पेशल होम्स हैं जो धारा 48 है। ऑब्जर्वेशन होम में हम प्रारंभ में रखते हैं जब इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद जब इंक्वायरी कंक्लूड हो जाती है तो CCL अगर पाया गया है बच्चा, उसने कोई विधि का उल्लंघन किया, तब हम उसको स्पेशल होम में भेज देते हैं।
तो इस प्रकार का स्पेशल होम की जो व्याख्या दी गई है वो सेक्शन 48 में दी गई है इसी एक्ट के। चिल्ड्रन होम है, इसको धारा 50 में दिया गया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपराध किया, उस समय उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी, तो उनको डील किया जाएगा जेजे एक्ट के तहत। लेकिन इंक्वायरी होते समय या जो प्रोसीडिंग के बाद उनकी आयु ज़्यादा हो गई, लेकिन ऐसे बच्चों को भी सीधे ऐसी जेल में नहीं भेजा जाता जहां अपराधी हों। अगर उनकी एज ज़्यादा हो गई है, पहली बात तो उनको जेजे एक्ट के तहत डील किया जाता है, क्योंकि जिस समय अपराध किया गया था उस समय की एज उनकी देखी जाती है। और ऐसे बच्चे जो इस बीच बड़े हो गए हैं या उनकी आयु भी ज़्यादा पाई जाती है, ऐसों को भी सीधे उसमें नहीं भेजा जाता जो हार्डेंड क्रिमिनल है, जहां उनको रखा जाता है। तो इनके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाती है। चिल्ड्रन होम के बारे में मैंने बताया। इसी प्रकार से फिट फैसिलिटी हैं जिनको एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो FIT फैसिलिटी ये धारा 51 में 51 में दिया गया। इसी तरह 52 में दिया गया सेक्शन में कि फिट पर्सन कौन होंगे, FIT कौन होंगे। तो इसमें आपको केवल इन टर्म्स के बारे में जानकारी रखिए, और पुलिस के मतलब में केवल रजिस्ट्रेशन, कैसे सूचना दी जानी है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किन प्रिंसिपल्स को अपनाना है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं बार बार कह रहा था कि रिहेबिलिटेशन एंड इंटीग्रेशन सर्विसेज ये बहुत महत्वपूर्ण है इस एक्ट में, तो ये धारा 53 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो चैप्टर 8 है, ये अडॉप्शन से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माता पिता मिल सकते हैं, उनको फॉस्टर केयर मिल सकती है, तो उनके बारे में जो निर्णय लेने का अधिकार है, ये उसके बारे में जो संस्थाएं हैं। और अभी जो 2021 में जो संशोधन किया गया है, इसमें व्यापक परिवर्तन किया गया कि अडॉप्शन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन उसमें शामिल रहेंगे। और इसमें मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो अधिकार हैं वो जिला मजिस्ट्रेट को दे दिए गए, DM एंड ADM। उनका जो अभी तक की भूमिका थी वो इसमें कम थी, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद जब ये अब लागू हो जाएगा पूरी तरह से, केंद्र सरकार से ये राजपत्र में जारी कर दिया गया है, लेकिन जो अभी बाकी की फॉर्मेलिटीज हैं राज्य सरकार द्वारा, जैसे इसको लागू किया जाएगा, इसमें जिला अधिकारी के दायित्वों का और उसकी पावर्स को इनॉर्मसली बढ़ा दिया गया है। तो इसमें ये आप देख लीजिए, अडॉप्शन के संबंध में जो चैप्टर 8 है, जिसमें धारा 56 महत्वपूर्ण है, इसके बेयर एक्ट से आप देख सकते हैं। जेजे एक्ट की धारा 68 सेक्शन 68 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रिलेट्स टू द हमारी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा बोलते हैं जिसको। तो इसमें एडॉप्शन के दौरान इस एजेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेजे एक्ट का चैप्टर 9 अध्याय 9, जिसमें दिया हुआ है बच्चों के बारे में कि उनकी आइडेंटिटी हमें रिवील नहीं करनी, इसके बारे में सेक्शन 74 धारा 74 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना होगा कि चाहे कोई मीडिया एजेंसी हो, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी जिसमें ऐसा बच्चा जो विधि के विरुद्ध कोई कार्य किया है, CCL है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसकी जो पहचान है वो उजागर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की पहचान उजागर होती है तो वह धारा 74 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगर कुछ ऐसी आवश्यक बातें हैं जिनका डिस्क्लोज किया जाना आवश्यक है, तब ऐसी परिस्थिति में जो CWC है या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो निर्णय लेगा और रीज़न रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग। उसमें लिखित में ये जारी करना पड़ेगा कि क्यों इस प्रकार की अनुमति दी जा रही है, तभी केवल कुछ चीज़ें उसमें उजागर की जा सकती हैं। अगर पुलिस उसमें कुछ उनके पास कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए ऐसे किसी बच्चे का मामला आता है, तब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इस तरह का कोई भी मामला कि उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी या पेटी ऑफेंस किया था उसने या सीरियस ऑफेंस किया था, ऐसे किसी भी मामले की जानकारी उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसा सभी रिकॉर्ड मैंने बताया था उसका विनष्टीकरण किया जाता है, जिससे कि बाद में उसके भविष्य में वो बाधक ना बने। अगर धारा 74 का कोई उल्लंघन करता है, जो मैंने अभी प्रावधान बताया कि उसकी पहचान उजागर कर देता है, तो इसमें बहुत सीरियस पनिशमेंट्स हैं। इसमें कम से कम इसमें जो सज़ा है वो 6 महीने की होगी, इसमें 6 माह तक की सज़ा हो सकती है, और दूसरा 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। इसलिए ये धारा 74 हम सभी पुलिस अधिकारियों के लिए, मीडिया के लिए और सामान्य जनों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
इस एक्ट की धारा 75 सेक्शन 75 ये भी पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है या हमारा जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या कोई भी जो बच्चे को हैंडल कर रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की अगर क्रूएल्टी करता है या कोई अन्य व्यक्ति उस बच्चे के प्रति कोई क्रूएल्टी करता है, तब उस पर धारा 75 का ऑफेंस बन जाएगा। धारा 76 में इस प्रकार के अपराध दिए गए हैं जो ऐसे बच्चों से कोई भीख मंगवाता है तो उनको दंडित करने का जो प्रावधान है वो धारा 76 में दिया गया है। धारा 77 में दिया गया है, अगर किसी बच्चे को कोई इंटॉक्सिकेटिंग कोई चीज़ देता है, लिकर देता है, शराब पिला देता है, कोई और नशे की चीज़ें देता है, उसके बारे में दिया गया है। अगर कोई बच्चे से कोई इलीगल वेंडिंग कराता है या कोई स्मगलिंग का काम कराता है या नारकोटिक ड्रग को कोई बिकवाने का काम कराता है तो ये धारा 78 के तहत ये दंडनीय अपराध है। धारा 79 में बाल श्रम अपराध के बारे में दिया गया। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बच्चे से कोई श्रम कराता है गलत तरीके से, तब वो इसके अंदर दंडनीय अपराध के अंतर्गत आएगा। धारा 80 जो दिया गया है वो एडॉप्शन के संबंध में, अगर एडॉप्शन गलत तरीके से करता है उसमें कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं, अगर इस तरह का करता है तो धारा 80 के तहत उसको दंडनीय बनाया गया है। जे एक्ट की धारा 82 सेक्शन 82 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो मूर्त दंड है, किसी बच्चे को मार पिटाई करना, उसके साथ में कोई ऐसा अपराध करना जिससे उसके शरीर को क्षति पहुंच सकती है, यह दंडनीय अपराध है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, जो बच्चों की देखभाल वाली संस्थाएं हैं, उनका कोई भी कर्मचारी अगर इस प्रकार का कृत्य करता है तो वह धारा 82 का दोषी होगा। और कोई भी मैनेजमेंट से जुड़ा व्यक्ति अगर ऐसी घटना उसके संज्ञान में आती है, उसको रिपोर्ट नहीं करता, उसके विरुद्ध भी धारा 82 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। धारा 83 में इस प्रकार का उल्लेख किया कि अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप, कोई नक्सलाइट ग्रुप इस प्रकार के बच्चों का कोई दुरुपयोग करता है तब उसमें दंड के प्रावधान दिए गए हैं। धारा 84 में किडनैपिंग और एब्डक्शन ऑफ चाइल्ड, ये व्यपहरण या अपहरण बच्चे का होता है तो उसके बारे में जो दंड की व्यवस्था की गई है। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो निर्योग्य हैं, ऐसे बच्चों के संबंध में धारा 85 में उल्लेख किया गया है। और धारा 86 में क्लासिफिकेशन दिया गया ऑफेंसेस का और साथ में उनके लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट्स कौन सी होंगी, ये उसमें अध्ययन के लिए आप बेयर एक्ट में ज़रूर देखिए। जे एक्ट का अध्याय 10 ये मिसलेनियस अन्य प्रकरण है, वो मामले दिए गए हैं, लेकिन इसकी जो धारा 94 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज, बच्चे की आयु, ये हमेशा विवाद का मुद्दा रहता है कई बार, खासकर ऐसे मामले जो 16 से 18 वर्ष के मामले हैं। 15 वर्ष से बड़ा जब बच्चा होता है उसकी एज डिटर्मिनेशन के बहुत सारे मामले इस तरह पुलिस के समक्ष आते हैं, बोर्ड के समक्ष आते हैं, CWC के समक्ष आते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, ये एक पुलिस अधिकारी को भी और इन समस्त स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए। सबसे पहला हम देखते हैं कि यदि वो देखने में लग रहा बच्चे की अपीयरेंस है, वो बच्चा देखने में ही छोटा 10-12 साल का लग रहा है तो उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, उसकी प्रोसीडिंग ऐसी चलाई जा सकती है जो अभी तक के मैंने प्रावधान बताए हैं। लेकिन अगर लगता है कि बच्चे की आयु के बारे में कोई संशय है तो सबसे पहला सर्टिफिकेट जो देखना चाहिए, नंबर 1 सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का, मैट्रिकुलेशन का, जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है उसके अंदर उसमें क्या आयु उसकी दर्ज की गई है वह आयु मानी जाएगी। दूसरे नंबर पर इसके बाद जो आएगा नंबर वो आता है जो पंचायत के रिकॉर्ड में या जो म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में जो उसका डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड किया गया है, या विद्यालय की जो प्रथम कक्षा है उसमें उसका प्रवेशांक जो पहला उसमें जो क्या डेट ऑफ बर्थ लिखाई गई है वो महत्वपूर्ण है। और यदि ये दोनों ही जब नहीं होते उसके बाद मदद ली जाती है मेडिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें ऑक्सीफिकेशन टेस्ट करते हैं और इसमें जो हड्डियों का जो डिफ्यूज़न है अल्ना रेडियस का ये देखा जाता है। और भी बहुत सारे एडवांस आ गए हैं, डेंटल चेकअप हो गया या और कोई रेडियोलॉजिकल कोई एग्जामिनेशन हो सकता है, जो भी लेटेस्ट टेक्निक आती रहती हैं एज डिटर्मिनेशन के लिए, वो उसके बाद ही प्रयुक्त की जाएंगी। कई ऐसे मामले जिसमें कई जगह ये लिटिगेशन में मामले होते हैं, कुछ जो एडवोकेट्स हैं वो आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो कहेंगे साहब आधार कार्ड में देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट में देखिए, या अन्य कोई ऐसा सर्टिफिकेट है वो ला कर देंगे कि उसकी मार्कशीट ला कर देंगे। तो ये सभी अन्य डॉक्यूमेंट्स पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और जब भी एज डिटर्मिनेशन के बारे में या जो हमारी जो JJB है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, या
CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये जिस भी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो वो रीजन्स, वो उसके बारे में उसकी फाइंडिंग्स ये रिकॉर्ड करनी चाहिए इन राइटिंग, लिखित में इसको जारी कर देना चाहिए कि इसकी एज इतनी पाई गई है, तो इससे ये मैटर सॉल्व हो जाता है। नाउ वी कम टू सेक्शन 107, धारा 107 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और ये धारा दी गई है हमारे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के संबंध में। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के बारे में दिया गया है कि ये ASI रैंक से कम नहीं होना चाहिए इनका, और इसके साथ अन्य स्टाफ भी नियुक्त किया जा सकता है। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि इनको सोशल वर्क का ज्ञान हो, उनको बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, बच्चों से रिलेटेड विषय के बारे में जानकारी हो, इनका इंडक्शन कोर्स हो। इसी प्रकार से स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, इसका जो इंचार्ज होगा वो कम से कम डिप्टी SP रैंक का होगा। अधिकांश स्थानों पर एडिशनल SP को इसका इंचार्ज बनाया गया है। इसमें जो सर्किल ऑफिसर इंचार्ज हैं, जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट देखते हैं, उनका इंडक्शन प्रोग्राम चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के साथ में किया जाएगा। उसके साथ समय समय पर इनके रिफ्रेशर कोर्सेज, और अभी जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसमें आप देखेंगे कि हमने एक वर्कशॉप ऐसी कराई जिसमें सभी CWC के उसमें अध्यक्ष, मेंबर्स, प्रिंसिपल जज, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, हमारे चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के अधिकारी और समस्त वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। उसमें आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट जो चेंजेस किए गए हैं, जो प्रोसीजरल बाधाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनका भी उसमें उल्लेख कर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको अभी तक के जो प्रोविजंस बताए हैं, इनमें आप देखेंगे कि विस्तार पूर्वक इनको बताया गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इस वीडियो में कवर ना हुई हो। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर इन प्रश्नों को पूछें, तो जिनसे उनका समाधान किया जा सके। यदि आपके अन्य में कोई सुझाव हो तो वो भी आप इस वीडियो के लिए दे सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 110 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 1110 में राज्य सरकारों को शक्ति दी गई है कि वे इस एक्ट के तहत नियम बना सकते हैं, और इन नियमों को जैसे ही वो इस तरह का एक्ट का कोई नियम बनाएंगे, अपने विधानमंडल में उनको देना होगा और वहाँ से अप्रूव कराना होगा। इसी प्रकार से केंद्रीय सरकार ने भी इस प्रकार की शक्ति अपने पास रखी है कि वे इसके संचालन में, अगर एक्ट में कुछ चलाने में कुछ बाधाएं आती हैं, तो ये सब जो विचार हैं वो इनवाइट करते रहते हैं और उसके अनुसार फिर संशोधन करते हैं। अगर कोई भी नियमों में या इसके विनियम यानी जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं विच आर रिलेटेड टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, if they make any kind of amendment or they make new rules or regulations, then it has to be ratified by the parliament in case of central government, and if these are made by state government, then these are to be ratified by the state legislature. तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में बताया और इसकी विभिन्न धाराएं, किस प्रकार से इसका कार्य किया जाता है, कौन कौन अधिकारी हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं, और ये जितने भी अभी तक के टॉपिक्स कवर किए गए हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट के बारे में मैंने बताया कि 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश में इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसका भारत के राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है, तो इसलिए जल्दी ही देर सवेर वो भी लागू हो जाएंगे। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो बालकों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, PCS, IAS, PCSJ, विभिन्न राज्यों की जो ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, या अभियोजन अधिकारियों का अपॉइंटमेंट जैसे APOs का रिक्रूटमेंट किया जाता है, और लॉ की जितनी भी क्लासेस हैं उसके सिलेबस में भी ये जो हमारे अधिनियम है इनको लाया गया है। तो आपके सुझावों का मैं स्वागत करूंगा। यदि कोई भी वीडियो में आप सुधार चाहते हैं या अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, तो कृपया मेरे इस चैनल को लॉ
प्रेम प्रकाश इसको सब्सक्राइब करें और इसमें अपने प्रश्न पूछते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।